सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि यह वीडियो पार्ट चौथा है और पार्ट दूसरा, पार्ट पहला, पार्ट तीसरा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और जैसा कि आप अपने चैनल एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा पर हैं और मैं छोटू, ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम शुरुआत करेंगे वीडियो को। और यह आपका इतिहास का अध्याय एक, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। और बस ज्यादा, और इसका टॉपिक आपका चौथा है, जर्मनी और इटली का निर्माण। देखेंगे किस तरह हुआ। और आप बाकी देखना चाहें तो हमारे माने आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के अनुसार आप जाकर देख लें पहले, तब आप इसे देखें तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। और हम शुरुआत करेंगे। जर्मनी क्या जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? अच्छा, जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? देखेंगे क्या किस तरह हो सकती है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति के अलगाव होने लगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति का अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़वादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। रूढ़वादियों ने क्या इस्तेमाल किया? राष्ट्रवादी भावनाओं को। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्यक्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण की यही उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। क्या क्या? राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया राष्ट्र निर्माण को। और उनका परसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। और उसके पश्चात परसा ने एकीकरण के आंदोलनों का नेतृत्व संभाल लिया। उनका प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। याद रखिए, इसका जनक कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क, जिससे परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। जिसने परसा की सेना और नौकरशाही को मदद ली, माने की मदद ली। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में परसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। देखेंगे आप, 7 वर्ष के दौरान और 3 युद्धों में परसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। देखेंगे जर्मनी का राजा उस समय कौन था? 1871 में विलियम प्रथम। और 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी।
जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों को प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क समेत पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक वर्साई के महल में बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। ये आप भी याद रखिएगा, शीश महल कह सकते हैं जिसे, हॉल ऑफ मिरर में हुआ था मंत्रियों का और मंत्री वाटोवन का। सभा में पर्सा के काइजर विलियम प्रथम ने नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। और देखेंगे इसमें क्या हुआ। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। नए राज्य में जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया गया। पर्सा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्रवाइयां बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बन गया। पर्सा के द्वारा, याद रखिएगा क्या मॉडल बन गया, जो देखेंगे आप, मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी न्यायिक व्यवस्थाओं, आधुनिकीकरण पे भी ज्यादा। और हम इसके बाद देखेंगे 4.2 इटली के बारे में। और ये आप देख सकते हैं ऑटोमन साम्राज्य के बारे में बताया गया है। काइजर एशियाई सेना के मुख्य कमांडर जनरल जो है, सब आप देख सकते हैं चित्र। और हम ज्यादा टाइम ना करते हुए इटली को शुरुआत करेंगे। इटली, जर्मनी की तरह इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास है। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। याद रखिए, हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था इटली भी। और आप यहाँ पर मैप भी देख सकते हैं, और यहाँ से आप चाहें तो बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमांड में एक इतालवी राजघराने का शासन था। इटली में आप देखेंगे सार्डिनिया पीडमांड में एक इतालवी राजघराने का शासन था। और इसमें 7 राज्यों में बटा हुआ था 19वीं सदी में इटली। आप ये भी याद रखिए। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। देखेंगे उत्तरी भाग आप, और मध्य इलाकों पर पोप का शासन था। और दक्षिणी क्षेत्र में स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। दक्षिणी इतावली भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था, और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद नहीं थे। और आप देखेंगे 1830 के दशक में ज्यूसेppe मैत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। आप देखेंगे ज्यूसेppe मैत्सिनी 1830 में कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया। याद रखिएगा, यंग इटली नामक गुप्त संगठन के जनक कौन थे? ज्यूसेppe मैत्सिनी। और आप इनके बारे में आप ऊपर एक भी पार्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और ज्यादा संगठन बनाया था। 1831 और 48 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमांड ने अक्सर विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। इसके शासक देखिए आप थे, विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गए। और इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरों में एकीकृत इटली
उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा, इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व कौन किए थे? प्रमुख मंत्री काबूर। किया ना तो अच्छा, आंदोलनों का नेतृत्व किया ना तो एक क्रांतिकारी था ना ही, अच्छा हाँ किया था इसने, लेकिन ना तो यह क्रांतिकारी था ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस में सार्डिनिया पीडमांड की एक चतुर कूटनीति संध, जिसके पीछे काबूर का हाथ था, से सार्डिनिया पीमांड 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब रहा। देखेंगे आप, चतुर कूटनीति संधि की वजह से एक काबूल ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब रहा। याद रखिएगा आप, बहुत बढ़िया इसमें कहानी की तरह है। आप बढ़िया से अगर पढ़ते चले जाएं तो आपको बहुत बढ़िया समझ आएगा। इतिहास ज्यादा वो नहीं है, लेकिन आपको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत तो होता ही कामयाब हुआ। नियमित शासकों के अलावा जिउसे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। सशस्त्र स्वयंसेवकों ने किसके उसमें नेतृत्व में लिया था? देख लीजिए आप, जिउसे गैरिबाल्डी के। 1860 में वह दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों ने समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। आप देखेंगे इटली का राजा कौन था 1861 में, आप याद रखिए, इमैनुअल द्वितीय। मगर इटली के अधिकांश निवासी उनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी और अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। निरक्षरता माने साक्षरता जो नहीं थे, और साक्षरता माने पढ़े लिखे, आप कह सकते हैं। विचारधारा से अनजान थे। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन किया था, उसने इटालिया के बारे में काफी सुना ही नहीं था। वे मानते थे कि ला लाटिया विक्टर एनुमुअल की पत्नी थी। आप याद रखिएगा कि जो किसान वहां के लोग थे वह क्या मानते थे वहां के बारे में, इटालिया के बारे में, तो वह मानते थे सिर्फ यही कि ला टालिया विक्टर एनुमुअल की पत्नी थी। और आप देखेंगे 4.3 ब्रिटेन का अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों का यह विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल का आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था। ब्रिटेन पहले देखेंगे आप, ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं, और ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। इन सभी जातियों, निर्जातियां पहले आप देख लीजिए चाहे तो, निर्जातीय यहाँ एक साझा नस्ली जनजातीय
या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिससे कोई समुदाय अपनी पहचान कर सकता है, याद रखिए आप। और इन सभी जातीय समूह को अपनी निर्जातीय थी, और इन सभी अपने संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी, अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी, निर्जातीय थी इसलिए। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद 1668 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। आप याद रखिएगा, आंग्ल संसद ने कब राष्ट्र का ताकत छीन लिया था? 1688 में, सॉरी हम 67 बोल देते, 1688 होता। और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। देखेंगे आप, केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। कौन से एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के अनुसार देखेंगे आप, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीति संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी ने कैथोलिक कुलों ने जब अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोग अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोग अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। बहुत से लोगों को आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रितानी देखेंगे, कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में कौन सा धर्म? प्रोटेस्टेंट धर्म, अच्छा नाम इसमें दिया गया है। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमेन 1798 की अगुवाई में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब आप देखेंगे 1801 में यूनाइटेड किंगडम में, यूके जिसे इस समय कहा जाता है, एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गए। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा माने यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग
को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए पुराने राष्ट्र। और इसी के साथ आपका पार्ट 4 खत्म होगा और पार्ट 5 का लिंक मैंने बनाऊंगा तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और ज्यादा टाइम ना करते हुए वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे और आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और इसमें मुझे सब्सक्राइबर की जरूरत है, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर करें, अपने भाइयों से कराएं, अपने बंधु से कराएं, अपने दोस्तों से कराएं बस। और पार्ट 5 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी के साथ आपको धन्यवाद।